अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम लोग अपना जो अगला टॉपिक है उसको लेकर के स्टार्ट करेंगे और यूपीपीएससी एई का मैकेनिकल में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। तो डे बाय डे हम एक तरफ से पढ़ा रहे हैं इनिशियल पॉइंट से, यानी एकदम बिल्कुल इनिशिएशन वाले पार्ट से जो सिलेबस है वो लेके चल रहा है और हमने सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया है। तो ये इसके वीडियो लगातार आपको मिलते रह रहे हैं, तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और इसके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो एक्चुअली हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कैसे इसका यूजेस है फॉर द नॉन फ्लो या फ्लो प्रोसेस के लिए, ठीक है, किसी सिस्टम के लिए कैसे चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है आज। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आज का जो हमारा है वो है एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी? सबसे पहले हमें यही जानना है क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक सिस्टम है, एक गैसियस सिस्टम है, तो इसके पार्ट में जो बैलेंस एनर्जी होती है, जो गैस हमारा, वो बिकॉज दिस इज अ सिस्टम, और जो बैलेंस पार्ट ऑफ एनर्जी है इसके पास वो एक्चुअल में होती है इसकी इंटरनल एनर्जी। और ये जो इंटरनल एनर्जी गैस में है वो हीट के ही एक स्टोर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, यानी जो एनर्जी इसके बैलेंस पार्ट जो होता है एनर्जी का, जो इसमें स्टोर होता है, उसको एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। होता क्या है कि मान लीजिए ये जो गैसीय सिस्टम है हमारे पास, अगर हम इसको देखें और इसको हीट सप्लाई किया जाए, तो हीट सप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा इस गैस सिस्टम में? इसमें दो काम हो सकते हैं। दो काम क्या हो सकते हैं? एक तो गैस का टेम्परेचर बढ़ सकता है, या फिर अगर आप लगातार इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम में इंक्रीज, दैट मींस कि वर्क विल बी परफॉर्म। अब ये जो पार्ट इसका ऊपर वाला, ये बाउंड्री इसकी चूंकि मूवेबल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्क परफॉर्म होगा। ठीक है, तो या तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क परफॉर्म होगा, क्योंकि अगर एनी पार्ट ऑफ बाउंड्री एक्चुअली मूव और डिस्प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर और फोर्स, देन देयर विल बी द थर्मोडायनामिक वर्क। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन भी हो सकती है कि टेम्परेचर भी बढ़े और साथ साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़े। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किस बात पे डिपेंड करती हैं कि जो हीट आप दे रहे हो उस हीट देने की कंडीशन क्या है। अब कंडीशन का मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आइसोथर्मल हीटिंग कर रहे हैं। मतलब अलग अलग कंडीशंस में हम हीटिंग करते हैं, तो हीटिंग के अकॉर्डिंग जो है इसमें टेम्परेचर या वॉल्यूम में चेंजेस होंगे या दोनों चेंज कर सकता है। क्या हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है? ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है इसका इस तरीके से मूव करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो बात है वो जूल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कहा इस इंटरनल एनर्जी के बारे में कि एक्चुअली इंटरनल एनर्जी जो होती है दिस इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी किसी भी पार्ट की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर निश्चित रूप से बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये एनर्जी है इंटरनल एनर्जी तो वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो इंटरनल एनर्जी घट जाएगी। एट एनी पॉइंट वेयर द टेम्परेचर इज जीरो, then energy of the system, that means internal energy of the system will also equal to zero। ठीक है, यानी 0 डिग्री केल्विन पे या 0 डिग्री एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। यानी इंटरनल एनर्जी जो है वो कहीं से भी प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो यही कि जूल्स लॉ में यही कहा गया कि जो इंटरनल एनर्जी होती है फॉर द इम्परफेक्ट गैस, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी आइडियल या परफेक्ट गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल और केवल किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से ये तो बात हो गई इंटरनल एनर्जी की। अब इंटरनल एनर्जी एक्चुअली जो है वो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट हो पाती है कि किसी इंस्ट्रूमेंट को लगाया और डायरेक्टली मेजर कर लिया, ऐसा नहीं है। ये भी जो है एक बेसिक जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की, उनमें से एक है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी एक एब्सोल्यूट टर्म है, इसलिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी स्टेट चेंज को फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हम उनके बीच में जो डिफरेंसेस होंगे, यानी एक स्टेट पे एक वैल्यू होगी इंटरनल एनर्जी की,
ठीक है, अगर कोई सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस, मान लीजिए अगर हम कहें एक सिस्टम है जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो एक जगह एक स्टेट पे एक वैल्यू होगी, दूसरे स्टेट पे दूसरी वैल्यू होगी, तो हम जब भी निकालेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे किसी भी सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आपको इसमें मेन बात समझनी थी वो ये कि जो इंटरनल एनर्जी होती है जूल्स लॉ के हिसाब से, वो केवल और केवल किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का, यानी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बाकी किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। और कैसा वेरिएशन होता है इसका वेरिएशन लीनियर होता है एक्चुअल में। ठीक है, लीनियरली डिपेंड करती है। लीनियरली डिपेंड करने का मतलब अगर आप इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएंगे तो श्योरली टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो श्योरली इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। यानी अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें इसके बीच में इंटरनल एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, तो ये आपका ग्राफ इस तरह से जाएगा। यानी अगर इस पॉइंट पे देखिए टेम्परेचर आपने यहाँ रखा तो इसकी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे आ गई है। मान लिया आपने ये कि टेम्परेचर इसका इस पॉइंट पे T1 है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी U1 हो जाएगी। अब टेम्परेचर बढ़ के यहाँ इस पॉइंट पे आ गया तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई, Q2 यहाँ हो गया, T2 यहाँ हो गया। यानी कि इसके U और T के बीच का जो रिलेशन होगा वो लीनियर होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो एनर्जी भी लगातार इसकी घटती जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है वो उसी बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट मींस कि जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी ओवरऑल एनर्जी जो है वो किसी सिस्टम की वो रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कि उस एनर्जी कन्वर्जन से एसोसिएट होती है, मिलती है, तो इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बेसिस पे हम आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, जिसपे ये एक्चुअल में इसका बेसिक प्रिंसिपल बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या किसी भी उससे देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता क्या है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक सिस्टम है जो एक थर्मोडायनामिक साइकिल के थ्रू जो है वो प्रोसेस कर रहा है, यानी इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस देन देयर विल बी सम वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। कुछ ना कुछ वर्क होगा वहां पे, वो चाहे सिस्टम पर हो या सिस्टम के द्वारा हो। अब एग्जांपल के तौर पे जरा इसको हम देखें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बेसिक जो है थर्मोडायनामिक साइकिल है, बेसिकली रैंकाइन साइकिल है। अगर इसकी बात आप करिए तो यहाँ पे क्या है, देखिए बॉयलर है। बॉयलर जो होता है उसमें आप वाटर कंटेंट रखते हैं, जब आप उसको हीट देते हैं तो वो बॉयलर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टीम में। जो सॉरी उसका जो वाटर होता है वो कन्वर्ट होता है स्टीम में। तो जो ये स्टीम होती है वो फर्दर जाती है कहाँ, टरबाइन में। टरबाइन में जो ब्लेड्स होती है उन ब्लेड्स को जब ये घुमाती है तो यहाँ से आपको वर्क आउटपुट मिलता है, यानी टरबाइन से वर्क मिल गया। क्योंकि आप इससे क्या करेंगे, फर्दर इलेक्ट्रिक जनरेटर को जोड़ करके चलाएंगे और इसी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर आपने देखा कि जो स्टीम है वो निकल करके कंडेंसर में आ गई, और कंडेंसर में आती है तो उसके अंदर यहाँ पे वाटर जो है वो मूव करता रहता है, कोल्ड वाटर। इसलिए इस पूरे पार्ट में जब ये कंडेंस हो जाएगी तो ये लिक्विड फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ से हीट रिजेक्ट हो जाएगी। फर्दर अब ये जो आपकी अमाउंट ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, स्टीम वापस हीट पंप फीड पंप इसको खींच करके कहाँ पहुंचा देगा, वापस से टरबाइन। तो ये जिस पॉइंट से चला वापस उसी जगह फिर आ गया, यानी ये वाटर था, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम से फिर वाटर में कन्वर्ट हुआ, फर्दर वहीं फिर आ गया। यानी कि दिस दैट मींस ये कंप्लीट साइकिल हो रही कि नहीं हो रही है। और इस साइकिल में आप क्या देख रहे हैं कि हमें वर्क आउटपुट मिल रहा है, और इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं क्या कि वर्क आउटपुट हम इनपुट हमें देना पड़ रहा है। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी सिस्टम है वो अंडर थर्मोडायनामिक साइकिल प्रोसेस कर रहा है तो या तो वर्क आउटपुट हमें मिलेगा या फिर वर्क इनपुट हमें देना पड़ेगा सिस्टम को। ठीक है, तो हम एग्जांपल के तौर पे ये मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम ऐसा है जो कि वर्क आउटपुट हमें दे रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी, क्या कह रहे हैं हम कि अगर सिस्टम हमें वर्क आउटपुट दे रहा है, ओवरऑल नेटवर्क हम इसकी अगर बात करें तो ओवरऑल हमको वर्क आउटपुट मिल रहा है, तो नेट आउटपुट हमको जो मिल रहा है तो हम उसके लिए क्या कहेंगे। हमने कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे फर्स्ट लॉ बेस है, यानी कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
तो यहाँ हम कह रहे हैं कि जो सिस्टम वर्क कर रहा है अंडर थर्मोडायनेमिक साइकिल, वो क्या कर रहा है, वर्क आउटपुट हमें दे रहा है। तो वर्क आउटपुट अगर दे रहा है तो ये मैकेनिकली मूव कर रहा है। अगर मैकेनिकली मूव कर रहा है तो इसको चलाने के लिए कोई कोई एनर्जी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं कि एनर्जी क्रिएट तो होती नहीं है, तो इसका मतलब इसको चलाने के लिए जो एनर्जी मिली वो किसी सोर्स से मिली होगी, दूसरे सोर्स से। ठीक है, तो इसके मैकेनिकल वर्क के लिए या इसको मूव कराने के लिए, इसके शाफ्ट को चलाने के लिए जो एनर्जी है वो किसी दूसरे सोर्स से मिली। और यहाँ पे जो दूसरा सोर्स है जो एनर्जी दे रहा है एक्चुअल में इस साइक्लिक प्रोसेस में, वो कोई और फॉर्म नहीं एनर्जी का, बल्कि वो एनर्जी का एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं हीट। यानी इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हीट एनर्जी इसको दी जा रही एज ए सोर्स, और जिससे हमें क्या मिल रहा है, वर्क आउटपुट। तो ये सिस्टम जो वर्क कर रहा था वो इनिशिएट यहाँ से होकर के वापस अपने इसी पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। तो जब ये एक साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि इसकी इंट्रिंसिक एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहां से हमको क्या समझ में आया, हमें ये चीज ये क्लियर हो रही है। अब यहीं से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जनरेट हो जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम जो अंडर थर्मोडायनामिक साइकिल प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, तो उसको जितना हम नेट इनपुट देंगे हीट का, वो उसी के इक्विवेलेंट या उसी के बराबर वर्क आउटपुट हमें देगा। ठीक है, यानी व्हेन अ सिस्टम, thermodynamic system undergoes a thermodynamic cycle, then total heat given to the system from the surrounding will be equal to the work done by the system on the surrounding. एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, यानी उसकी बात करें, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, इस पूरी बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम यहाँ पे ये कहें कि यहाँ पे ये एक सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है इसके बाहर क्या होगा, सराउंडिंग होगा। ठीक है, अब ये है कि सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, और सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है क्या, वर्क। तो ये कहता है कि अगर ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, दैट मींस कि दिस वन इज कंप्लीटिंग अ साइकिल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट हम इसको देंगे वो टोटली इक्विवेलेंट किसकी होगी। ठीक है, दिस टोटल हीट विल बी इक्वल टू द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू। ठीक है, यानी जितना हीट इसको देंगे ये उसी के बराबर वर्क करेगा। ये बात आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह रहा है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पे बेसिस है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी गई है कि व्हेन अ सिस्टम अंडरगोस थ्रू अ thermodynamic cycle, the net heat supplied to the system is equal to the net work done by the system। यानी हीट जो है वो फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम दी जा रही है, और वर्क आपका जो है वो बाय द सिस्टम हो रहा है ऑन द सराउंडिंग। तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए एक चीज जो मेन ये समझनी है कि एक्चुअल में जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहीं से भी एनालिटिकली प्रूफ नहीं होता है, इसको हम एक्सपेरिमेंटल बेस प्रूफ करते हैं। यानी इसका जो प्रूफ है वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे है। ठीक है, ना कि एनालिटिकल या मैथमेटिकल प्रूफ होता है। मैथमेटिकली इसको हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था उसकी कोई भी लिमिट सेट नहीं करी गई थी कि वो रिवर्सिबल एनर्जी कंजर्वेशन या कन्वर्जन को ही बताए। लिमिट नहीं सेट करी गई, इसलिए वो केवल रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को ही बताए, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि लिमिटेशंस ना होने की वजह से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों के लिए साथ साथ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये बात आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो आपका रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो बात यहाँ आती है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हीट एंड वर्क बोथ आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। इसका मतलब ये है कि अगर हम हीट देंगे तो वर्क के फॉर्म में बाहर आएगा, वर्क देंगे तो हीट के फॉर्म में बाहर आएगा। दैट मींस कि हीट एंड वर्क बोथ आर कन्वर्टिबल। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे में म्यूचुअली कन्वर्टिबल है तो हम ये कहेंगे कि एनर्जी चूंकि न तो क्रिएट की जा सकती है न ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इसलिए जो हीट और वर्क एक दूसरे में म्यूचुअली कन्वर्टिबल है किसी सिस्टम के साथ या एनर्जी कन्वर्जन में वो लगे हुए हैं, तो उस सिस्टम का टोटल एनर्जी कन्वर्जन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, टोटल एनर्जी कन्वर्जन विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मींस कि ये वाली बात अगर हम कहें कि सिस्टम में
हीट एंड वर्क बोथ आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब हीट को वर्क में, वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि चूंकि हीट ना तो एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसलिए टोटल एनर्जी जो एसोसिएट होती है किसी सिस्टम के लिए वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात हमें समझनी है, ये जो बात हम कह रहे हैं कि del Q is equals to del W, this one is only applicable for the thermodynamic cycle। अगर कोई भी सिस्टम अंडर साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये इस तरह से एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, del Q minus del W that will be equal to 0, ठीक है। यानी इनका जो चेंज है वो 0 हो रहा है, इसका मतलब टोटल एनर्जी एसोसिएटेड या इसका अलजेब्रिक सम जो होता है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में। लेकिन अगर सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस में नहीं जा रहा है, केवल अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, तो साइक्लिक प्रोसेस में नहीं जा रहा है, केवल स्टेट चेंज कर रहा है, तो उसके लिए हमें अलग फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा या जनरेट करना पड़ जाएगा, जनरलाइज फार्मूला जनरेट करना पड़ जाएगा, जो कि किसी भी नॉन फ्लो सिस्टम या आप कह सकते हैं कि जिससे सिस्टम अपनी केवल स्टेट चेंज कर रहा हो उसके लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि एक हम y एंड x पे एक पार्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और डेवलप कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि मान लीजिए जो सिस्टम है हमारा वो इस तरीके से काम कर रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में ये केवल एक स्टेट तक चेंज हो रहा है, मींस ये आपका जो साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, यहाँ 1 से शुरू करके और मान लीजिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, लास्ट इसकी स्टेज है 5, तो लगातार स्टेज 1 से चेंज होकर के 5 तक आ रही है। अब ये साइक्लिक तब तक नहीं होगा जब तक कि 5 से घूम करके 1 पे ना आ जाए, तो दिस इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस। तो इस तरह के प्रोसेस के लिए फिर फर्स्ट लॉ को हम कैसे एप्लीकेबल बनाएंगे, इसके लिए क्या होता है कि जो भी हीट और वर्क इसके साथ इन्वॉल्व होता है, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, मींस उन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक तीसरी क्वांटिटी के इक्वल होता है, जिसको एक्चुअल में हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हम इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में उस चीज को यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। अब थोड़ी दूसरी बात करते हैं कि जो ये पार्ट हमने कहा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ठीक है, यानी मैथमेटिकली इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट बेसिस इसको हम समझ सकते हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये सेटअप है, ये जो सेटअप हमें दिखाई दे रहा है, इस सेटअप में हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं ये सेटअप एक्चुअल में इसको जनरेट किया था किसने, जूल्स ने, ठीक है, जूल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्ट लॉ जो है जेपी जूल्स, उन्होंने 1840 से लेकर के 1849 के बीच में एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को उन्होंने डेवलप किया, और इसके लिए उन्होंने बहुत बार प्रयोग किया, बहुत सारे बार प्रयोग किया इसको, ठीक है, और जितनी बार भी उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट बार बार सक्सेस रहा, वही रिजल्ट दिया, इसलिए इसको लॉ ऑफ विटाल या लॉ ऑफ नेचर भी बोला जाता है। किसी भी पार्ट में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में इसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कभी कंट्राडिक्ट नहीं किया, ठीक है, उसका विरोधाभास नहीं हुआ कभी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, और इस कंटेनर में पूरा सेटअप दिया हुआ है। पहले थोड़ा सा हम एक बात ये समझ लें कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, मान लीजिए अगर यही सिस्टम इसको हीट दें या फिर इस पे वर्क परफॉर्म करे, तो दोनों ही कंडीशन में जो सिस्टम पे इफेक्ट जनरेट होता है वो सेम इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है, चाहे हीट दे चाहे वर्क परफॉर्म करे इसमें। तो अगर सेम इफेक्ट जनरेट होता है तो इसका मतलब यह है कि हीट और वर्क ये दोनों कहीं ना कहीं किसी एक कॉमन क्वांटिटी से जुड़े हुए हैं। अब जो ये कॉमन क्वांटिटी या एंटिटी है, इसको एक तीसरा नाम दिया जाता है एनर्जी। एक्चुअल में हीट और वर्क दोनों क्या है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है, ठीक है, और इसी एनर्जी के फॉर्म की वजह से इन दोनों का आपस में कन्वर्जन होता है, यानी म्यूचुअली कन्वर्टिबल है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सेटअप है, यहाँ पे कंटेनर है, इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं इसको इंसुलेट कर दिया गया है, यानी दीज वॉल्स आर बिहेविंग लाइक एज अ एडियाबेटिक वॉल। अब अगर इनको इंसुलेट कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, ठीक है, ये बाहर का जो पार्ट है एक्चुअल में ये क्या है, सराउंडिंग, ठीक है, और जो यहाँ पे इसके अंदर
ये लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड क्या है, मान लिया हमने कि इसमें वाटर भरा हुआ है और ये नोन मास ऑफ वाटर है, यानी 5 केजी 3 केजी 8 केजी जो भी है, आपको पता है कि कितना वाटर आपने इसमें डाल रखा है। ठीक, तो ये सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग से ना तो सिस्टम में, ना तो सराउंडिंग से ना तो सिस्टम में, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में, यानी वॉल के थ्रू एक्सचेंज जो हीट का है वो नहीं होगा जब इंसुलेशन में। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि एक फिक्स क्वांटिटी जो वाटर की वो इसमें भर दिया गया, इसके साथ एक पैडल व्हील लगा दी गई, साथ में एक थर्मोमीटर लगाया गया और इस पैडल व्हील में पुल्ली लगा करके इसको एक पुल्ली से इसकी जो रोप है वो ऊपर इसके ऊपर से पास करते हुए वेट से लगा दिया गया। अब हम क्या देखते हैं कि इस पुल्ली को जब घुमाया जा रहा है, ठीक है, तो यानी पुल्ली को घुमाने का मतलब है कि दिस पार्ट विल बी स्टीयर्ड विद इन दिस लिक्विड यानी वाटर। तो जो वर्क हो रहा है इस सिस्टम पर, इस वर्क को हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? जो वर्क हम इस पे परफॉर्म, यानी शाफ्ट है इसकी, शाफ्ट से लगा हुआ ये इसका फैन है जो इसमें घूमेगा यानी स्टीयर करेगा। तो इस वर्क को हम कैसे निकाल सकते हैं? जो इसका फॉल ऑफ वेट होगा, क्योंकि जब वेट आप नीचे की तरफ खींचेंगे तब ये पार्ट इसको घुमाएगा और तभी ये सिस्टम पे वर्क परफॉर्म करेगा, यानी अंदर सिस्टम वर्क होगा। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जो हम इसका वर्क निकालेंगे वो एक्चुअल में वर्क हम कितना निकाल सकते हैं, mgz। ठीक है, m इसका मास है, g ग्रेविटी है और z इसका है पार्ट की जितना ये हाइट नीचे डाउनवर्ड फॉल करता है। तो उसी के हिसाब से टोटल वर्क हमें पता हो गया कि कितना वर्क इनपुट इसको दिया गया। शुरुआत में हम ये देख रहे हैं कि जब ये इनिशियल अपने पार्ट पॉइंट पे है तो उस समय इसका टेम्परेचर कितना है, T1। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर के बराबर, और यहाँ का प्रेशर जो है वो मान लिया हमने कि P1 है जो कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या हम ऐसे कह दीजिए कि P एटमॉस्फेरिक है। लेकिन जब ये वर्क परफॉर्म किया गया, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे था ये पानी, ठीक है, लेकिन जब इस पे वर्क परफॉर्म किया गया तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये वाला पार्ट जो है थर्मोमीटर में अब इसका टेम्परेचर बदल करके हो गया क्या, T2। ठीक है, लेकिन इसका प्रेशर जो है वो वही का वही है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना हुआ है लेकिन टेम्परेचर बढ़ करके T2 हो गया। यानी आपने दिया क्या, वर्क, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाना, इसका मतलब हीट कहीं ना कहीं उसके फॉर्म में चेंज हुआ होगा वो वर्क, तभी तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इससे ये पता हो गया कि जब आपने वर्क किया तो टेम्परेचर बढ़ गया। अब इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए अगर एक जनरलाइज प्रोसेस हम कंसीडर करें x और y के बीच में, तो ये कह रहा है कि मान लीजिए एक सिस्टम हमने जो है 1 से 2 में लिया और इसको हमने वर्क दिया दैट इज 1 to 2। ठीक है, एक पाथ एक फॉलो कर गया जिसमें 1 to 2 ये पाथ फॉलो किया जिसमें हमने वर्क दिया इसको। अब क्या हो रहा है कि जब इसका इंसुलेशन आप हटा देते हैं, इंसुलेशन हटाने का मतलब जो पार्ट इसको रोक रहा था हीट एक्सचेंज करने के लिए, अब वो डायथर्मिक कर देगा वाल को। डायथर्मिक करने का मतलब ये हुआ कि जो भी हीट है वो अब इस वाल के अलोंग के थ्रू क्या करते, एक्सचेंज कर सकती है, यानी सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाएंगे। अब तो जब हीट ट्रांसफर करेगा तो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर यानी रिलीज कर रहा है और ये प्रोसेस इस तरह से पाथ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ आपने वर्क दिया, यहाँ हीट के फॉर्म में ये रिलीज हो गया, Q2Q1 ये प्रोसेस को फॉलो किया, यानी इस पाथ से ये आया। आपको पता है कि हीट और वर्क दोनों पाथ डिपेंडेंट होते हैं, पॉइंट डिपेंडेंट या स्टेट डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये इसको फॉलो करते हुए इसने एनर्जी को रिलीज कर दी और वापस फिर से इसका टेम्परेचर उसी के बराबर हो गया, यानी T1 के बराबर, प्रेशर में कोई चेंज नहीं था। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि आपने जितना वर्क इस पे किया, ठीक है, वो टोटल जो वर्क था दैट वाज इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, जो इसने हीट रिलीज करी उसके इक्वल था। तो यहाँ एक चीज और कंफर्म होती है कि जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हीट के। यानी अगर आप वर्क और हीट का वो देखेंगे तो वर्क और हीट एक दूसरे के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम साइक्लिक इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं तो del W will be equal to J of cyclic integration और del Q। आप इसको del लिखिए, अदरवाइज इस तरह से D लगा करके ऐसे क्रॉस कर देंगे तो भी, क्योंकि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है इसलिए ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ एक J एक नया कांस्टेंट दे दिया गया जिसको एक्चुअल में हम बोलते हैं जूल्स कांस्टेंट, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी दिया जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका ये दूसरा नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह से ये आपका एक्सपेरिमेंट हो जाता है और ये पाया गया कि जो बात ऊपर कही जा रही थी
कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू होता फॉर द साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जहां से चला था वापस वहीं आ गया, तो इसने एक साइकिल फॉलो करी और इस साइक्लिक प्रोसेस में ये वही बात मिली। इस बात को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटली जो जूल्स ने क्या किया कि यहाँ का जो लिक्विड था उसको उन्होंने बार बार बदल दिया। अब यहाँ इसकी जगह मरकरी रखा, तब भी रिजल्ट सेम आया। मरकरी हटा करके उन्होंने इसकी जगह एक सॉलिड पार्ट रख दिया, उसमें फ्रिक्शन किया गया, तो तब भी इसका रिजल्ट वही आया। यानी जो भी एक्सपेरिमेंट बार बार इसमें दोहराए गए, वो उस एक्सपेरिमेंट में दोहराने के बावजूद भी आपका जो रिजल्ट था वो सेम था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या क्या जान लिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीजें मिली। पहला ये मिला कि ये जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। दूसरा, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस प्रूफ होता है, मैथमेटिकली या एनालिटिकली इसको बेस्ड प्रूफ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जितनी आप हीट देंगे वो इक्विवेलेंट टू किसकी हो जाएगी, उसके द्वारा किए गए वर्क की। चौथी बात यह है कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एंड आल्सो फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी दोनों तरीके के प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसी से आपको एक तीसरा पार्ट निकल के आता है एक्चुअल में, परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो भी इसी पार्ट से निकल के आता है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये था पूरा ऑल अबाउट इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। ठीक है, अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ नॉन फ्लो प्रोसेस, ये किस तरीके से होगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और ये जो है इसका एप्लीकेशन देखेंगे। अभी तो हम बात कर रहे थे कि हम साइक्लिक प्रोसेस के लिए कह रहे हैं, अगर मान लीजिए प्रोसेस साइक्लिक ना होकर के स्टेट पे आ जाए तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, तो हमारा ये हेडिंग हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर non-flow process or for the closed system। ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए या फिर नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए, दोनों एक ही बात है, क्योंकि अगर सिस्टम क्लोज होगा तो ओवरऑल जो मास होता है उसके अंदर वो कांस्टेंट होता है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता, यानी प्रोसेस कैसा हो गया, नॉन फ्लो। ठीक है, तो अगर नॉन फ्लो की बात करें तो आप क्या कहते हैं कि मान लिया, ठीक है, अगर हम किसी साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो फॉर द साइक्लिक प्रोसेस आप यही करेंगे कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू विल बी इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू, यानी इसके बराबर होगा। लेकिन जब नॉन साइक्लिक या फिर जो क्लोज सिस्टम है उसकी अगर आप बात करेंगे तो मान लीजिए आई हैव दिस क्लोज सिस्टम, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, बस ये केवल एक क्लोज सिस्टम है, दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर आप इसको हीट देंगे और ये कुछ वर्क करता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एक तीसरी क्वांटिटी यानी इंटरनल एनर्जी से रिप्रेजेंट होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इसके इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाता है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डेल ई है एक्चुअल में ये क्या बताती है, दिस इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसका मतलब इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी, इस तरह से तमाम और एनर्जीज होती हैं। ठीक है, काइनेटिक भी लेते हैं, पोटेंशियल भी लेते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो जो क्लोज सिस्टम होता है उसके लिए इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मैग्नेटिक ये हम सब क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ऑल दीज आर एनर्जी आर नेग्लिजिबल। और इसके साथ साथ पोटेंशियल और जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये भी आपकी क्या होती है, नेग्लिजिबल यानी जीरो, क्योंकि अगर सिस्टम क्लोज है, जैसे मान लीजिए क्लोज सिस्टम हम ये कहें कि हमारे पास ये सिंपल पार्ट है और इसके अंदर ये गैसेस भरी हुई है, ठीक है, क्लोज सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, तो इसमें कोई मूवमेंट तो है नहीं, ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं हो रही है इसके साथ, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो, और इसमें कोई हाइट नहीं ले रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल पे इसके साथ लगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो क्लोज सिस्टम के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है।
इसलिए केवल और केवल इसके साथ बचती है इंटरनल एनर्जी, इसलिए दिस Q माइनस W विल बी इक्वल टू कैपिटल डेल डी यू, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल यू जो है वो एक्चुअल में क्लोज सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी है, ओनली द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ एक बात जो ध्यान रखनी है कि Q, W और डेल यू इन तीनों की जो यूनिट होनी चाहिए दैट शुड बी इन सेम यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट शुड बी सेम, ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर जूल ले रहे हैं तो सबकी जूल होनी चाहिए, किलो जूल ले रहे हैं तो सबकी किलो जूल होनी चाहिए। अब अगर इसको छोटे में लिख दिया जाए, इस तरह से लिखा जाए Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल स्मॉल यू। स्मॉल यू लिखने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है, यानी कि चाहे वो Q हो, चाहे W हो, चाहे डेल यू हो, ये हमेशा जो भी इसकी यूनिट होगी, अगर जूल लिया जा रहा है तो ये हमेशा पर केजी में होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका पर केजी में होगा, क्योंकि जो डेल यू होता है इसको जब हम भी लिखते हैं तो mc इंटू डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1 करके लिखा जाता है, ठीक है। और डेल यू का मतलब क्या है, दिस विल बी इक्वल टू U2 माइनस U1। अब चूंकि मास यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए पर केजी में तो नहीं आएगा, लेकिन जब स्मॉल यू लिखते हैं तो इसका मतलब होता है C इंटू T2 माइनस T1। इसका मतलब ये वाला जो स्मॉल यू होता है दिस इज इक्वल टू U बाई कैपिटल U बाई स्मॉल m हो जाता है, यानी कि जो वैल्यू ली गई है वो उसमें पर केजी डिवाइडेड है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपका Q माइनस W इक्वल टू डेल यू आ गया। दिस इज फॉर अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस कहिए, और इसके साथ साथ इसको क्लोज सिस्टम भी कहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप बहुत कुछ आगे देखने वाले हैं। अब मान लीजिए ये हमने कहा कि इस पूरे सिस्टम में जो कि क्लोज सिस्टम है इसके साथ कई हीट सोर्स लग जाएं, कई तरीके के वर्क आउटपुट मिल जाएं, क्योंकि जो सिस्टम आपका वर्क कर रहा है हो सकता है किसी पॉइंट पे हीट ले रहा हो, किसी पॉइंट पे हीट रिजेक्ट कर रहा हो, कहीं थोड़ा बहुत वर्क देना पड़ रहा हो, कहीं थोड़ा बहुत वर्क आउटपुट आपको ज्यादा मिल रहा हो। तो इसलिए इस तरह के सिस्टम के लिए आप क्या करेंगे, ये देखेंगे आप कि ये इस पार्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए अगर हमने कहा Q1 यहाँ इंक्लूड हो रही है, Q2 Q3 मान लीजिए बाहर हो रही है, Q4 आपका जो है ये भी बाहर हो रहा है, वर्क आउटपुट 1 आपको मिल रहा है, 2 आपको मिल रहा है, 3 में आप वर्क आउटपुट दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, अब देखिए जब सिस्टम हीट लेता है तो क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव। तो Q1 क्या है, ले रहा है पॉजिटिव, Q2 क्या है, ले रहा है पॉजिटिव, ठीक है। Q3 क्या है, Q3 यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है तो निगेटिव, ठीक है। Q4 रिजेक्ट कर रहा है निगेटिव, तो हो गया Q4, ये तो Q वाला पार्ट हो गया। फिर इसके साथ आप क्या लिखते हैं, माइनस W, ठीक है। तो यहाँ कर दीजिए माइनस, और इसके बाद W का पार्ट जो होगा वो देखिए, तो W1 क्या है, आउटपुट में मिल रहा है, तो वर्क आउटपुट जब मिलता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। फिर W2 मिल रहा है बाहर तो पॉजिटिव, W3 चूंकि दे रहे हैं, सिस्टम को दिया जा रहा है इसलिए निगेटिव, W4 ये भी दे रहा है बाहर, इसको दिया जा रहा है सिस्टम को वर्क इसलिए निगेटिव, एंड दैट विल बी इक्वल टू W। तो इस तरीके से if number of sources for of heat are interacted with the system or a number of output are given or obtained, then this equation will be satisfied like this, ठीक है। तो ये आपका 1 + 2 - 3 - 4 ये आपकी वैल्यू इक्वल टू डेल यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डेल यू क्या है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि इस तरीके से ये जो आपका सिस्टम है फॉर नॉन फ्लो सिस्टम या नॉन फ्लो प्रोसेस जो है उसके लिए ये वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका जो है जिसको हम बात करेंगे कि एनर्जी जो है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है। एनर्जी एक्चुअल में क्या है, वो सिस्टम की प्रॉपर्टी है, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमें क्या बताना है कि एनर्जी एक्चुअल में जो है दिस इज द एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम की क्या है, प्रॉपर्टी है। हम ये मान लेते हैं कि मान लिया हमारे पास एक P वर्सेस V पे डायग्राम है जो इस तरीके से वर्क कर रहा है कि इसके जो पाथ हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। मान लीजिए M पाथ के थ्रू ये एक प्रोसेस इधर एग्जीक्यूट हुआ और N के थ्रू वापस आ गया। अब मान लीजिए गया तो M के थ्रू लेकिन वापस आ गया L के थ्रू। तो यहाँ पे हमें ये दिखाना है एक्चुअल में कि जो एनर्जी है
वो एनर्जी वाला पार्ट एक्चुअल में किस तरीके से वो इंटरनल एनर्जी आपकी जो है या एनर्जी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है, कोई भी वेरिएबल किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी हो सकता है अगर वो किसी एक यूनिक स्टेट पर केवल और केवल एक वैल्यू शो करे या दो कंसेक्यूटिव स्टेट चेंज के बीच में उसकी वैल्यू क्या हो, चेंज ऑफ वैल्यू फिक्स हो। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर थ्रू m जा रहा है तो प्रोसेस इज लाइक फॉर अ नॉन फ्लो प्रोसेस या क्लोज सिस्टम के लिए मान के चलें तो m के थ्रू या m प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, दिस qm इज इक्वल टू दिस डेल ई एम प्लस w फॉर द m। q और m दोनों क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, इसलिए इस तरह से लिख दिया गया। और अगर ये प्रोसेस n के थ्रू लौट के आ रहा है तो qn इज इक्वल टू डेल ई एन प्लस wn। m के थ्रू गया, n के थ्रू वापस आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये क्या कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ दिस डेल q इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल w। देखिए यहाँ 1 से चला 2 पे गया और वापस 2 से 1 पे आ गया, तो इसलिए इसने m और n के थ्रू कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट कर ली। तो साइक्लिक प्रोसेस है, जब साइक्लिक प्रोसेस है तो इसके लिए ये लग गया। 1 से 2 में m के थ्रू जा रहा था तो स्टेट चेंज कर रहा था, इसलिए ये इक्वेशन लगी। 2 से 1 में आ रहा था, स्टेट चेंज कर रहा था, इसलिए ये इक्वेशन लगी। लेकिन चूंकि यहाँ से गया और वापस उसी पॉइंट पे आ गया, इसलिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक साइक्लिक इंटीग्रेशन यानी कि एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ। तो इस कंडीशन में डेल q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल w, यानी टोटल हीट जो है इंटरेक्ट हो रही सिस्टम के साथ वो उसके टोटल वर्क आउटपुट या वर्क इनपुट के या वर्क डन के बराबर होगी नेटवर्क के। तो यहाँ से लिख लेंगे दिस qm प्लस दिस qn विल बी इक्वल टू wm प्लस wn। ठीक है, अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि दिस qm माइनस ई wm वाला पार्ट एक साथ कर लीजिए, m वाला एक साथ कर लिया आपने, इज इक्वल टू दिस wn माइनस qn। ठीक, अब आप देखिए आपने कहा कि q माइनस w जो होता है वो डेल e के इक्वल होता है, यही तो था एक सिस्टम के लिए। तो q माइनस wm दिस वाज इक्वल टू डेल m इज इक्वल टू, देखिए ये थोड़ा सा उल्टा है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस का qn माइनस wn, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का डेल en के। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस में अगर m के थ्रू जाए l के थ्रू वापस आ जाए तो आप यहाँ लिखेंगे डेल em इज इक्वल टू माइनस डेल el। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि जो डेल en है दैट इज इक्वल टू डेल el के, यानी चेंज जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो चाहे n के थ्रू आइए चाहे l के थ्रू आइए, दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब कि ये वाली जो वैल्यू थी वो कहीं भी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, इसके प्रोसेस यानी जो पाथ ये कवर कर रहा है उस पे डिपेंड नहीं कर रही है, बल्कि केवल और केवल इसकी एंड पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। तो इसलिए ये एक पॉइंट फंक्शन है और जितना भी पॉइंट फंक्शन होता है वो क्या होती है, सबके सब प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की। इसलिए जो एनर्जी है वो क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है। लेकिन एनर्जी जो कि मास डिपेंडेंट होती है, इसलिए ये जो है एक कैसी प्रॉपर्टी है, दिस इज एक्चुअली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 E आती है, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड एनर्जी। ये जो तीनों E आते हैं वो तीनों भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। E फॉर E चलिएगा, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड एनर्जी, all these 3 properties are extensive property. Extensive property are the properties which depend upon the mass, वो mass पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से आपने ये जान लिया कि जो एक एनर्जी है वो क्या है, सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब एक जो टॉपिक यहाँ से थोड़ा सा बच रहा है वो बच रहा है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएम बोलते हैं इसको, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोला जाता है, एक्चुअली जो बार बार पूछा जाता है इसको पूछा जाता है पीपीएम, पीएमएम सॉरी,
परपेचुअल मोशन मशीन पीएमएम फर्स्ट, ठीक है, PMM1 ये क्या कहता है? देखिए ये कहता है कि चूंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, उसके हिसाब से ये उसको कंट्राडिक्ट करता है। कंट्राडिक्ट करता है यानी कि उसका विरोध करता है। ये क्या कहता है? इफ दिस इज अ मशीन, ठीक है, ये कहता है चूंकि पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ओनली। तो यहाँ पे क्या है, ना तो क्रिएट होती है एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती, बस इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये कहता है कि देयर कैन बी नो मशीन which would continuously supply the mechanical work without expenditure of some form of energy। यानी कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो कि लगातार वर्क की सप्लाई करता रहे विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन अनदर फॉर्म, किसी दूसरे फॉर्म में एनर्जी को उसके साथ साथ दूसरे फॉर्म में एनर्जी को खर्च किए बिना। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो ये हीट दी जा रही है वो टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ से हीट इसकी रिजेक्ट हो रही है, बिना रिजेक्ट हुए ये वर्क आउटपुट नहीं देगा, ठीक। तो या इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम ये कहें कि एक मशीन है, तो कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो कंटिन्यूअसली वर्क को कंज्यूम करे विदाउट अपीयरिंग सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी साइमल्टेनियसली। तो साथ साथ बिना एनर्जी अपीयर हुए ये कोई भी मशीन कंटिन्यूअसली वर्क को कंज्यूम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे पीएमएम फर्स्ट है, यानी कि हम इस वाले पार्ट के ये नहीं कर सकते कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू है, ठीक है, ये नहीं कर सकते, इस वाले पार्ट को ये फॉलो नहीं कर रहा है। और जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि जितनी आप हीट दे रहे हैं वो हीट क्या होनी चाहिए, उसके वर्क इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है कि कंटिन्यूअसली वर्क सप्लाई नहीं कर सकता अगर इसके साथ साथ ये एनर्जी एक्सपेंडिचर ना करे किसी अदर फॉर्म में, खर्च ना करे किसी दूसरे फॉर्म में। तो इसने यहाँ पे क्या किया, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको ये कंट्राडिक्ट करता है। कंट्राडिक्ट यानी कि विरोध करता है। तो आप जब पूछा जाएगा कि पीएमएम1 जो है वो किस लॉ को कंट्राडिक्ट करता है, तो आपका आंसर होगा द पीएमएम1 यानी परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड कंट्राडिक्ट एक्चुअली द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करती है, कंट्राडिक्ट करती है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, there can be no machine which would continuously supply the mechanical work without expenditure of energy in some another form simultaneously, or there can be no machine which would continuously consume the amount of work or mechanical work without appearing some other form of energy simultaneously, ठीक है। तो यहाँ पे ये पीएमएम1 हो गया, इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं किया, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, एक कंट्राडिक्ट कर गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। तो बाकी की जो चीजें हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेकर के, क्योंकि जो बाकी का पार्ट है वो थोड़ा सा परफेक्ट गैस की तरफ चलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर से हम एप्लीकेशन पे आएंगे, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन है फ्लो प्रोसेस और नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए, कुछ अदर टाइप्स ऑफ वर्क को फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से हम आगे जो वीडियो है उसमें बात करने वाले हैं। आई होप कि जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।